Today we are going to study the third part of this chapter. Earlier we studied about the introduction to the microbes. Secondly, we studied about the use of microbes in the households. In third part, we studied about the industrial productions with the help of microbes. And today we are dealing with two main topics, that is sewage treatment plant and बायोगैस प्लांट. इन दोनों में ही माइक्रोब्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहता है और ये अनपैरेलल प्रोडक्शन है, यानी कोई मैन मेड टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं हुई है जो माइक्रोबियल एक्शंस को बीट कर सके और इन दो वेरी इम्पॉर्टेंट जो मेथड्स हैं सीवेज ट्रीटमेंट के और बायोगैस प्रोडक्शन के, उसके इक्विवेलेंट आ सके. So this is a very common setup of a wastewater treatment plant, or we can call it as a sewage treatment plant. यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे हम डिस्कस करने वाले हैं. यहाँ पर आपको एक रिवर दिख रही है, राइट? और ये जो है वो डिफरेंट इनलेट्स हैं, ये जो पाइप्स हैं ये इनलेट्स हैं. इन सब का एक इम्पॉर्टेंट रोल होने वाला है अभी अपने इसी टॉपिक के अंदर. तो जैसा हमने कहा कि ड्यू टू एवरीडे लाइफ एक्टिविटीज़ वी जनरेट लॉट्स ऑफ वेस्ट वाटर एंड द मेजर कंपोनेंट ऑफ द वेस्ट वाटर इज़ ह्यूमन एक्सक्रीटा एंड डोमेस्टिक वेस्ट. आप सवेरे उठने से लेकर सोने तक एंड लेटर ऑल्सो हम टॉयलेट्स को यूज़ करते हैं, किचन को यूज़ करते हैं और उसके ज़रिए बहुत सारा वेस्ट वाटर जनरेट होता है, चाहे वो किचन वेस्ट हो चाहे वो टॉयलेट वेस्ट हो. तो ये सब पानी हम अपने घर के आसपास जो भी नाली होती है उसके अंदर ड्रेन ऑफ कर देते हैं. तो बहुत ही शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर इज़ कंसिडर्ड या इज़ कॉल्ड एज सीवेज. एंड दिस इज़ अ वेरी कॉमन व्यू नियर बाय रिवर्स. तो जो हमारे घर के आसपास जो नाली होती है वो नाली जो है वो दूसरे बड़े नाले में मिलती है, बड़ा नाला और बड़े नाले में मिलता है और अल्टीमेटली उसको हम रिवर में छोड़ देते हैं. लेकिन ये जो हमारी एज ओल्ड प्रैक्टिस है दैट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस. क्यों? वो इसलिए कि सीवेज कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स, जिसमें से कई तो पैथोजेनिक हो सकते हैं. Therefore, this wastewater should not be directly discharged into the water bodies like rivers or lakes or nearby ponds. उसमें हमें इस पानी को नहीं छोड़ना चाहिए. और अगर छोड़ते हैं तो उसका नतीजा क्या होगा? देखिए, सबसे पहले इट विल क्रिएट वाटर पोल्यूशन, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये आएगी कि वाटर क्वालिटी डिटोरिएट होगी. द वाटर विल नॉट रिमेन फिट इवन फॉर ह्यूमन ड्रिंकिंग, वॉशिंग और एनिमल्स के यूज़ के लायक भी वो पानी नहीं रहेगा. फिर इस वेस्ट वाटर के अंदर ऑर्गेनिक मैटर है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, विच एक्ट एज अ गुड फर्टिलाइजर फॉर एक्वाटिक प्लांट्स that lead to algal bloom. Algal bloom is rapid growth of algae because of the suitable conditions. तो आपने देखा होगा पानी में कई बार बहुत तेज़ी से एल्गी की ग्रोथ होती है और उसे हम एल्गल ब्लूम कहते हैं. पर्टिकुलरली ब्लू ग्रीन एल्गी बहुत रैपिडली बढ़ती है. थर्डली, कलेक्टेड एंड डिकेइंग डेब्रिस, जो भी पानी में गंदगी जमा हो रही है वो नीचे बैठ रही है, सेटल डाउन हो रही है. तो वाटर बॉडी, तालाब, झील या नदी का जो जल स्तर है वो धीरे 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 छिछला होता चला जाएगा. द बेस विल कम अप, शैलो हो जाएगी वाटर बॉडी और कुछ समय के बाद वो दलदल में बदल जाएगी और दलदल से फिर सूखी ज़मीन में बदल जाएगी. तो पॉन्ड्स या लेक्स इस तरह से ख़त्म हो सकते हैं क्योंकि उसके अंदर लगातार डिपोजिशन हो रहा है. तो इसी प्रोसेस को यूट्रॉफिकेशन कहते हैं. फोर्थली, वेस्ट वाटर के अंदर जो हॉस्पिटल वेस्ट पर्टिकुलरली आकर जुड़ता है तो उसमें पैथोजेनिक माइक्रोब्स भी होते हैं और इन माइक्रोब्स की वजह से वाटर बॉर्न डिजीज़ भी डेवलप होती हैं. तो ये 4 मेजर इम्पैक्ट हम देख सकते हैं अगर हमने अपने सीवेज को, जो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर है, उसे रिवर्स के अंदर डिस्पोज ऑफ किया. तो फिर क्या किया जाए? तो रिवर में छोड़ने से पहले, जैसा आप इस डायग्राम में भी देख रहे हो और मैंने पहले आपको एक बार कहा भी था कि ये जो सिटी का पूरा वेस्ट है, द होल सिटी वेस्ट,
just a minute, this whole city waste is brought to the STP, the water is treated and then released into the water body. तो इस तरह से जो है हमें पहले इस पानी को कलेक्ट करना है, यहाँ से पूरे एरिया से उसको इस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में लाना है, then we will dispose it off into the rivers. So this is what is done in the sewage treatment plant या waste water treatment plant. और जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का ये जनरल डायग्राम है, लेकिन बहुत ही शॉर्ट में और बहुत सिंपल तरीके से यदि हम इसे समझें तो इसके अंदर हम दो बेसिक प्रोसेस लेते हैं. वैसे कुछ देशों में 3 प्रोसेस अडॉप्ट किए जाते हैं. तो इसके अंदर सबसे पहले तो होगा प्राइमरी ट्रीटमेंट, दैट इज़ फिजिकल ट्रीटमेंट, जिसके अंदर हम रिमूव करते हैं इनसॉल्यूबल मटेरियल को जो ऊपर तैर रहे हैं या भारी हैं जो नीचे बैठ सकते हैं. उनको सिक्वेंशियल फिल्टरेशन या स्क्रीनिंग तथा सेडिमेंटेशन के ज़रिए हटाया जाएगा. सो इन प्राइमरी ट्रीटमेंट और फिजिकल ट्रीटमेंट वी रिमूव द इनसॉल्यूबल वेस्ट by 2 methods, that is filtration or screening and secondly sedimentation. Then we go for a secondary treatment. उस पानी जो भी फिजिकल ट्रीटमेंट से आया है उसका हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं जिसमें हम माइक्रोब्स को यूज़ करेंगे. पहले एरोबिक माइक्रोब्स को यूज़ किया जाता है जो सॉल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर को नष्ट कर देते हैं, और उसके बाद बची हुई गंदगी को एनएरोबिक माइक्रोब्स जो हैं वो डिकम्पोज कर लेते हैं, जिससे बायोगैस एक्सेट्रा बन जाती है. और अब लगभग पानी साफ़ हो जाता है. इस साफ़ पानी को नदी में छोड़ा जा सकता है. लेकिन कई जगहों पर टर्शरी या केमिकल ट्रीटमेंट भी होता है जिसमें हम डिसइंफेक्टेंट, क्लोरीन है या ब्लीचिंग पाउडर जिसे कहा जाता है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, डिपेंडिंग ऑन द गवर्नमेंट परमिशंस, it is added in a suitable amount and then only it is released into the nearby water body. तो मोटे तौर पर तो 2 प्रोसेस होंगे और जनरल प्रोसेस जो हैं, लेकिन हायर फॉर्म के अंदर 3 स्टेप्स के अंदर हम इस वेस्ट वाटर को ट्रीट करते हैं. तो प्राइमरी ट्रीटमेंट और फिजिकल ट्रीटमेंट, सेकेंडरी और बायोलॉजिकल, टर्शरी और केमिकल. दिस इज़ अ वेरी कॉमन व्यू इन नियर बाय जो कॉलोनीज़ हैं उसके बीच में से आपने देखा होगा बड़े नाले जो हैं वो इस तरह से रहते हैं और इसके ऊपर कितना सारा फ्लोटिंग डेब्रिस है, कई चीज़ें घुली हुई हैं जो हमें वैसे नहीं दिखाई देती. तो यही वाटर हमें सबसे पहले एसटीपी में कलेक्ट करवाना. तो पूरे शहर से जो भी है, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, हाउस होल्ड्स, कॉलोनीज़ हैं, हॉस्टल्स हैं या मैरिज जो गार्डन्स होते हैं, उन सब का पानी जो है सबसे पहले डिफरेंट पोर्टल के ज़रिए एक एसटीपी में कलेक्ट किया जाएगा. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी द प्राइमरी ट्रीटमेंट और फिज़िकल ट्रीटमेंट. तो जो भी पानी कलेक्ट किया गया है उसको हम फिज़िकल ट्रीटमेंट में ले जाएंगे. इसके अंदर 2 स्टेप्स होते हैं, फिल्टरेशन और स्क्रीनिंग एंड सेकंड इज़ सेडिमेंटेशन. तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ जालियाँ लगी हुई हैं, इन जालियों में से पानी को गुजारा जाता है. तो उससे क्या होगा, जो भी फ्लोटिंग डेब्रिस है, विशेष रूप से जो हल्का डेब्रिस है, जैसे कपड़े के टुकड़े हो गए, लकड़ी है, पॉलीथिन बैग्स हैं, तो वो सब जो है इन जालियों में अटक जाते हैं और पानी आगे निकल जाता है. तो इस तरह से फिल्टरेशन या स्क्रीनिंग के ज़रिए जो लाइटर वेट की चीज़ें हैं उनको अलग कर लिया जाएगा. और ये वो मटेरियल फिर इकट्ठा कर लिए जाते हैं. इनको अलग अलग तरीके से वॉश क्लीन करके रीयूज़ कर सकते हैं, या कई जगहों पर इसका जो है लैंडफिल्स वगैरह में भी यूज़ करते हैं. आगे भी हम इसको देखेंगे. अब जो पानी आया उसको पानी को हम सेडिमेंटेशन टैंक में ले आते हैं. इस सेडिमेंटेशन टैंक में इसको एज सच रखेंगे 1-2 दिन तक. तो उससे क्या होगा, ग्रेविटी की वजह से जो इनसॉल्यूबल बट हैवी मटेरियल है, जैसे पत्थर है, रेत है, कंकड़ है, या जो इनसॉल्यूबल हैवी मटेरियल अगर आ गया है तो वो नीचे बैठ जाता है, वो सेटल हो जाता है, और इसी प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं. कई बार इसको रैपिड करने के लिए इसके अंदर एलम फिटकरी भी मिलाई जा सकती है या जाती है. तो इस तरह से प्राइमरी ट्रीटमेंट का जो सेकंड पार्ट है दैट इज़ सेडिमेंटेशन. जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पानी जो हमने यहाँ पहले फ़िल्टर किया,
फिल्टर करने के बाद इसको ग्रिड चैम्बर में ले गए, यानी यहाँ पत्थर कंकड़ वगैरह जो है वो नीचे सेटल डाउन होंगे। फिर वापस से इसको एक सेडिमेंटेशन टैंक में रखेंगे, तो और जो बिल्कुल बारीक क्ले वगैरह रहता है वो यहाँ जमा हो जाएगा। और यहाँ से अब प्राइमरी इफ्लुएंट, जो ऊपर का मटेरियल है, पानी है, उसे प्राइमरी इफ्लुएंट कहेंगे। अभी इसमें सॉल्यूबल वेस्ट ज़रूर है, और ये जो नीचे बैठ गया इसको हम प्राइमरी स्लज कहेंगे। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद ऊपर रहने वाला यानी सुपर नेटेंट इज प्राइमरी इफ्लुएंट एंड द सेटल्ड मटेरियल इज प्राइमरी स्लज। ये इस तरह से, सो ऑल सॉलिड दैट सेटल्स फॉर्म्स द प्राइमरी स्लज एंड द सुपर नेटेंट, जो भी ऊपर ऊपर तैर रहा है, फॉर्म्स द प्राइमरी इफ्लुएंट। और प्राइमरी स्लज को हम कलेक्ट करते हैं, वॉश करते हैं, एंड इट इज़ यूज्ड एज लैंडफिल। लैंडफिल का मतलब जैसे कहीं गड्ढे हैं वहाँ उसे प्लेन करना है, कहीं पर सड़क बन रही है तो उसका बेस बनाना है, या घर के अंदर कई बार अपन नींव भरते हैं तो नींव में सोलिंग वगैरह करनी पड़ती है, लेवलिंग करनी पड़ती है, उस जगह पर इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है। और जो ऊपर का पानी है उसको हम अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए पंप कर देंगे। ठीक, तो इस तरह से आपने क्या देखा, हम समराइज़ करें प्राइमरी ट्रीटमेंट को, तो हमने कहा कि भाई प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर दो चीज़ें हैं। एक, जो भी सेटल डाउन हो गया उसे हमने कहा प्राइमरी स्लज। प्राइमरी स्लज को क्लीन करा, वॉश करा और उसे लैंडफिल के रूप में यूज़ कर लिया। और दूसरा जो सुपर नेटेंट था वह क्या कहलाया, प्राइमरी इफ्लुएंट। उसको हमने कहाँ पर भेज दिया, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। तो जो वेस्ट वाटर यहाँ कलेक्ट हुआ था, ये देखिए, ये वेस्ट वाटर कलेक्ट हुआ, उसका हमने फिल्टरेशन किया, फिर उसको हम जो है सेडिमेंटेशन कर रहे हैं, यहाँ पर ग्रिड चैम्बर में रखा, फिर सेडिमेंटेशन टैंक में रखा, और इस तरह से जो है प्राइमरी ट्रीटमेंट किया गया। तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है इसके अंदर। एसटीपी में हम पूरे शहर का पानी इकट्ठा कर रहे हैं, फ़िल्टर स्क्रीन करेंगे जिससे कि फ्लोटिंग डेब्रिस हट जाएगा, सेडिमेंटेशन करेंगे जिससे हैवी इनसॉल्युबल मटेरियल नीचे बैठ जाएगा, और उसके बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेज देंगे। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट ही सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है एसटीपी के अंदर। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट जिसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं, इसके अंदर भी दो स्टेप्स हैं और अलग अलग माइक्रोब्स इसमें काम कर रहा है। पहले स्टेप में एरोबिक माइक्रोबियल ट्रीटमेंट होगा और दूसरे में एनएरोबिक होगा। तो प्राइमरी इफ्लुएंट इज पास्ड इनटू लार्ज एयरेशन टैंक्स which is constantly agitated mechanically and air is pumped into it। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कि क्या है, यहाँ ये जो पानी भरा है इसके ऊपर ये जो झाग झाग दिख रहा है, क्योंकि ये साइड में जो पंप्स लगे हुए हैं ये नीचे से एयर को ब्लो करते हैं। देखिए ये इस तरह से यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो है यहाँ नीचे से एयर ब्लो हो रही है, और ये स्टिरर लाइक स्ट्रक्चर है जो इस पानी को घुमा रहा है ताकि वो मटेरियल मिक्स होता रहे, नीचे सेटल डाउन नहीं हो। तो यहाँ पर ऑक्सीजन देने का या एयर देने का फ़ायदा ये है कि एयर में जो ऑक्सीजन होगी वो माइक्रोब्स की ग्रोथ के लिए, कौन से माइक्रोब्स होंगे, ये एरोबिक माइक्रोब्स, उनकी ग्रोथ को प्रमोट करेगी। और जो सॉल्यूबल ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको, ऑर्गेनिक जो मटेरियल है उसको एरोबिक माइक्रोब्स डिकम्पोज करेंगे, उसको ऑक्सीडाइज करेंगे। So oxygen helps in growth of aerobic microbes and forms flocks। तो जो माइक्रोब इसको यूज़ करेंगे तो जब वो कंज्यूम करेंगे उसका नतीजा ये होगा कि वो उनको फूड मिल रहा है, वो फिर फूड लेने के बाद डिवीजन करेंगे, अपनी कॉलोनीज़ बनाएंगे, तो उनके बड़े बड़े गुच्छे बनने लग जाते हैं। और इन मासेस ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ इज कॉल्ड एज फ्लॉक्स। ये झाग झाग सा अपने को वैसे दिखाई देता, माइक्रोस्कोप के नीचे वाले डायग्राम मैंने लगा रखे हैं। तो जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम होगा फ्लॉक्स का अमाउंट बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि दे आर कंज्यूमिंग द ऑर्गेनिक मैटर। एंड देन रेगुलरली उस पानी का बीओडी हम टेस्ट करते रहते हैं। बीओडी क्या होता है ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड टेस्ट करते रहते हैं, और जैसे ही बीओडी का लेवल कम होगा तो फिर हम एयरेशन को रोक देंगे, या पंपिंग जो है, हवा जो पंप की जा रही है उसको रोक दिया जाएगा। ये देखिए फ्लॉक्स इस तरह से बन गए। तो एरोबिक माइक्रोब के ये गुच्छे हैं जिसके अंदर बहुत सारे एरोबिक बैक्टीरिया हैं, फंजाई है,
और कुछ प्रोटोजोआ की स्पीशीज़ भी होती है, और यही जो है ऑर्गेनिक मैटर जो भी पानी में सॉल्यूबल प्रेजेंट था उसको ये ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं। जैसा आप देख रहे हैं प्राइमरी इफ्लुएंट पानी इस तरह का आया था, और जब हमने उसमें एरोबिक माइक्रोब्स मिलाए और एयरेशन जो किया तो बैक्टीरिया ने ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर दिया। तो जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है किस डायग्राम में ज़्यादा होगी, यानी कौन सा मैटर ज़्यादा, ऑर्गेनिक मैटर किस में ज़्यादा है जिसको कंज्यूम करने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके बीओडी ज़्यादा चाहिए। लेकिन यहाँ ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम हो गया तो ऐसी सिचुएशन में इसका बीओडी कम होगा, और हम कह सकते हैं ग्रेटर द बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर मोर इज़ इट्स पोल्यूटिंग पोटेंशियल। यानी यदि किसी पानी का बीओडी ज़्यादा है यानी वो ज़्यादा पोल्यूटेड है, उसका वाटर पोल्यूशन का लेवल पोटेंशियल कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा। और बीओडी जैसा अभी हमने कहा, बहुत सिंपल तरीके से समझें इसे, तो बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बीसीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इट इज़ द amount of oxygen required in liters, amount of oxygen required to completely oxidize organic and inorganic chemicals present in 1 liter of the waste water। ठीक है, 1 लीटर वेस्ट वाटर में जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसको पूरा डिकम्पोज करना है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको ऑक्सीडाइज करना है, इसमें लगने वाली ऑक्सीजन की मात्रा को हम बीओडी या बीसीओडी कहते हैं। तो डिफाइन कैसे किया जाए, बीओडी टेस्ट मेजर्स द यूज ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज और ऑक्सीडाइज ऑल द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द वेस्ट वाटर बाय बैक्टीरिया एंड अदर एरोबिक माइक्रोब्स। तो बीओडी एक तरह से टेस्ट है, एक मेजर है द रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय माइक्रोब्स, which indirectly BOD is a measure of the organic matter present in the water। तो हम कह सकते हैं the sewage water is treated till the BOD is reduced। अगर BOD reduce हो गया इसका मतलब उसके अंदर organic matter कम हो गया, यानी उसके अंदर pollution का जो state है वो कम हो गया। तो इसीलिए कह रहे हैं हम कि हाई BOD shows more pollution, लो BOD लेस पोल्यूशन। इसलिए हमें ट्रीट कब तक करना है, एरोबिक ट्रीटमेंट कब तक देना है, जब तक बीओडी एक सिग्निफिकेंट लेवल तक कम न हो जाए। और अगर वो इतना कम हो गया तो इसका मतलब नाउ इट इज़ नॉन पोल्यूटिंग एंड इट कैन बी रिलीज्ड इन द नियर बाय वाटर बॉडी। तो व्हेन बीओडी इज रिड्यूस सिग्निफिकेंटली देन द इफ्लुएंट, यानी अब एरोबिक टैंक का जो है हमने एयरेशन रोक दिया था तो कुछ मटेरियल नीचे सेटल होगा, ऊपर का जो पानी होगा जिसको हम सेकेंडरी इफ्लुएंट भी कहते हैं वो अब लगभग साफ है, उसको हम छोड़ सकते हैं। और जो नीचे मटेरियल सेटल हो गया उसे हम सेकेंडरी इफ्लुएंट या एक्टिवेटेड स्लज कहेंगे। ये इस तरह से एक्टिवेटेड स्लज, इसको अब हम सेकेंड स्टेप के लिए ले जाएंगे, यानी एनएरोबिक डाइजेशन के लिए ले जाएंगे। द एक्टिवेटेड स्लज, या जैसे हमने कहा द सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद जो सेडिमेंट मिला है उसका एक थोड़ा सा पार्ट वापस से एयरेशन टैंक में डाला जाता है, और ताकि इनोकुलम, ताकि यही माइक्रोब्स वापस से डिवाइड होकर नए आने वाले पानी में जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको यूज़ कर सकें या उसको डिकम्पोज करें। और रिमेनिंग पार्ट को हम पंप कर देते हैं एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में, जहाँ पर अब एनएरोबिक माइक्रोब काम करेंगे और इन फ्लॉक्स को, जो भी नीचे जमा हो गया था, उसको डाइजेस्ट करके वो बायोगैस बनाएंगे। देखिए एरोबिक ट्रीटमेंट के ये 2 स्टेप आपने पढ़े। पहला स्टेप क्या था, जो भी प्राइमरी इफ्लुएंट आया उसको एयरेशन टैंक में लेकर आए, नीचे से आप ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, इससे क्या होगा, एरोबिक माइक्रोब्स यहाँ पर डिकम्पोजिशन का काम करेंगे। डिकम्पोजिशन जब चालू हो गया तो जैसे ही उसका बीओडी कम होगा तो फिर हम ये एयरेशन रोक के उस पानी को कहाँ भेज देंगे, सेटलिंग टैंक में। सेटलिंग टैंक में आने के बाद क्या होगा, जो सेडिमेंट नीचे बैठ गया, जो फ्लॉक्स वगैरह होंगे ग्रेविटी की वजह से नीचे बैठ गए, उसे तो कहा एक्टिवेटेड स्लज, और ऊपर का पानी लगभग साफ़ हो गया उसको तो नदी में छोड़ देंगे।
ये लगभग क्लियर हो गया। चाहें तो इसका केमिकल ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। एक्टिवेटेड स्लज में थोड़ा सा इसे नए आने वाले पानी में मिलाते हैं, जिसको हम इनोकुलम कह सकते हैं। और बाकी जो 95% तक जो मटेरियल है उसको एनएरोबिक डाइजेस्टर में ले जाएंगे, जहाँ पर एनएरोबिक ट्रीटमेंट होगा। और एनएरोबिक ट्रीटमेंट इस तरह से जो टैंक्स हैं एनएरोबिक डाइजेशन के लिए, ये ऊपर से टोटल बंद होंगे, क्योंकि हम जानते हैं ये एनएरोबिक है, इसमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए। और जो एनएरोबिक माइक्रोब्स हैं वो इस स्लज को, एक्टिवेटेड स्लज को डिकम्पोज करके बायोगैस बना देंगे, जिसके अंदर मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा होती है। और जो बायोगैस बनेगी उसे यूज़ करने के लिए ले जाएंगे, और बचा कुचा मटेरियल जो है वो रेसिड्यू फर्टिलाइज़र के रूप में भी यूज़ हो सकता है। तो आप देख रहे हैं कि एसटीपी में कितने फ़ायदे हैं। मेन एम तो है पानी को क्लियर कर देना, क्लीन कर देना, नॉन पोल्यूटिंग कर देना, पहली चीज़। दूसरा, ड्यूरिंग द प्रोसेस बायोगैस इज़ प्रोड्यूस्ड विच कैन बी यूज्ड फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग, वो एक एनर्जी सोर्स के रूप में काम करेगा। और फिर बचा कुचा मटेरियल जो है वापस खेतों में भी छोड़ सकते हैं, जो फर्टिलाइज़र के रूप में भी काम कर रहा है। तो 3 बेनिफिट्स हुए एसटीपी के। तो जैसा हमने कहा कि भाई ड्यू टू इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, सीवेज की मात्रा भी बढ़ रही है शहरों में, तो लार्ज क्वांटिटीज़ आर प्रोड्यूस्ड विच वर नॉट फॉर्म्ड अर्लियर। हाउएवर द नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स has not increased enough to treat such large quantities, so the untreated sewage is often discharged directly into the river, leading to their pollution and increasing in the waterborne disease. अब हमें ये चीज़ें समझ में आने लगी है, तो इस वजह से जो है कई शहरों में एसटीपी बनाए जाने लगे हैं। इवन इस शहर में भी जो है गवर्नमेंट एफर्ट्स की वजह से जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसको बनाया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ऑल्सो इनिशिएटेड सच प्रोग्राम। तो गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान, क्योंकि रिवर काफ़ी पोल्यूटेड हो गई हैं लास्ट मेनी थाउजेंड ईयर्स में बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस एंड इंक्रीज्ड अर्बनाइजेशन, तो गवर्नमेंट ने इसमें बहुत सारा पैसा लगाकर एसटीपीज़ और क्लीनलीनेस ड्राइव जो है उसको चालू किया है। ये देखिए, टू गिव द लाइफ टू द रिवर्स, जो हमारी जीवनदायिनी नदी कहलाती है, गंगा है, यमुना है। सेकेंड पार्ट जो इस चैप्टर का है दैट इज़ द बायोगैस प्रोडक्शन। तो माइक्रोब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द बायोगैस प्रोडक्शन ऑल्सो। और जैसा हमने पहले के उसमें टेक्स्ट में पढ़ा है कि अलग अलग माइक्रोब्स अलग अलग सबस्ट्रेट पर काम कर कर कई तरह की गैसेस बनाते हैं। जैसे अल्कोहल प्रोडक्शन के दौरान या चीज़ प्रोडक्शन के दौरान या ब्रेड प्रोडक्शन के दौरान CO2 बनती थी, तो वो डिफरेंट मटेरियल पर यूज़ हो रहा था। और जो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो सेलुलोज को फर्मेंट करते हैं, तो वो मीथेन बनाते हैं। ऐसे माइक्रोब्स को आर्की बैक्टीरिया ग्रुप में रखा जाता है और मीथेन बना रहे हैं, इस वजह से उनको नाम दिया जाता है मिथैनोजन्स। बहुत सारे मिथैनोजन्स हमें पता हैं, जैसे मिथैनोबैक्टीरियम, मिथैनोकॉकस, मिथैनोबैक्टर, मिथैनोब्रीवीबैक्टर। These are some of the common examples which anaerobically ferment cellulose and produces methane, जो हमारे बायोगैस का मेजर कंपोनेंट है। तो बायोगैस इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ मीथेन, जिसमें 60% तक मीथेन होती है, फिर CO2 है, हाइड्रोजन है, कुछ परसेंट हाइड्रोजन सल्फाइड भी होती है। मीथेन जो है वो इनफ्लेमेबल है, यानी वो आग पकड़ सकती है, और इसीलिए कुकिंग और लाइटिंग में उसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड मोस्टली वी यूज़ द मिथैनोजन आर्की बैक्टीरिया, जैसे मिथैनोबैक्टीरियम है, मिथैनोकॉकस है। और ये बैक्टीरिया हमें मार्श एरिया, दलदली जगहों पर भी मिलते हैं, है ना। मीथेन को आपने पढ़ा होगा, मार्श गैस भी कहते हैं। साथ ही साथ ये कैटल्स के र्यूमन में, क्योंकि गाय भैंसे जितने भी हमारे हर्बीवोर हैं वो वेजिटेशन खाते हैं जिसका मेजर कंपोनेंट सेलुलोज होता है, तो उनके स्टमक में एक पार्ट होता है र्यूमन। जो कैटल्स का स्टमक है उसको कंपाउंड स्टमक कहते हैं, जिसमें 4 पार्ट्स होते हैं, र्यूमन, रेटिकुलम, ओमेसम एंड एबोमेसम। तो र्यूमन के अंदर मिथैनोजन्स होते हैं जो सेलुलोज को फर्मेंट करते हैं, और यही बैक्टीरिया कुछ उनके डंग में भी निकल आता है, गोबर में भी आ जाता है। ये देखिए, द कैटल्स
विथ कंपाउंड स्टमक, और उसमें जो र्यूमन है, जैसे आप देखें यहाँ पर इसके अंदर दो मेन पार्ट है इसके स्टमक के, वैसे चार पार्ट्स होते हैं, बट वन इज़ र्यूमन. र्यूमन इज़ लिटिल बिट ब्लैंकेट लाइक स्ट्रक्चर, एंड रेटिकुलम इज़ अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर. ये नेटवर्क जैसा आपको दिख रहा है. तो र्यूमन में माइक्रोब्स होते हैं. ये देखिए, र्यूमन एंड रेटिकुलम आसानी से पहचाना जा सकता है. और र्यूमन के अंदर बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, जैसे आप यहाँ पर ये सेलुलोज फाइबर अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देख रहे हैं, और ये जो वाइट वाइट डॉट्स आपको दिख रहे हैं, दीज आर द मिथानोजन वेक्टर्स. बैक्टीरिया हैं ये मिथानोजन. तो जैसा हमने कहा कि दीज बैक्टीरिया आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द र्यूमन, अ पार्ट ऑफ स्टमक ऑफ अ कैटल. लॉट ऑफ सेलुलोजिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन देयर फूड. इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द र्यूमन. तो जो र्यूमन के बैक्टीरिया हैं वो सेलुलोज का ब्रेक डाउन करेंगे और इस तरह से सिम्बायोटिक डाइजेशन परफॉर्म करते हैं. तो कैटल्स को बड़ा बेनिफिट होता है इन बैक्टीरिया की मदद से, और यही बैक्टीरिया उनके गोबर में भी निकलते हैं. तो हम उसको जो है यूज़ करने वाले हैं. इसीलिए बायोगैस को भी हमारे देश के रेफरेंस में गोबर गैस कहा जाता है. और आप यहाँ देख रहे हैं एक टैंक में गोबर और पानी की स्लरी बनाई जा रही है, जिसको हम बायोगैस प्लांट में फीड करने वाले हैं. द बायोगैस प्लांट कंसिस्ट ऑफ अ कॉन्क्रीट टैंक 10 to 15 फीट डीप, और उसके जो है दो, एक इनलेट होता है, एक आउटलेट होता है. तो जैसे ये मेन डाइजेस्टर टैंक है, ये मेन डाइजेस्टर टैंक है ये वाला, और इसमें ये इनलेट है. इनलेट के अंदर हमने जो अभी गोबर और पानी की स्लरी बनाई थी उसको डाला जाएगा, और इसके ऊपर एक फ्लोटिंग कवर रख दिया जाता है. ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, दिस इज़ द फ्लोटिंग कवर विच इज़ केप्ट ऑन द डाइजेस्टर टैंक. ठीक है. फ्लोटिंग कवर इसलिए रखा जाता है कि जैसे जैसे माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ बढ़ेगी तो ये कवर थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, और इसी उठने के साथ साथ जब बायोगैस या मीथेन ऊपर आ रही है तो एक हमने आउटलेट यहाँ पर दे रखा है जो घरों में पहुँचाया जाएगा. तो द बायोगैस प्लांट हैज़ एन आउटलेट विच इज़ कनेक्टेड टू द पाइप टू द सप्लाई. तो जो भी नियर बाय हाउसेस हैं, और फिर इस बायोगैस को कुकिंग लाइटिंग के लिए इस्तेमाल कर लिया जाएगा. और जो रेसिड्यू बच जाता है उस रेसिड्यू को हम एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ कर लेते हैं. हमारे देश में जो बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सब यूनिट है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, इन्होंने एक बायोगैस प्लांट डिज़ाइन किया है. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ एक इनलेट टैंक है. इनलेट टैंक के अंदर हमने क्या करा, गोबर और पानी का मिक्सचर रखा, स्लरी जो अभी आपने देखा था, उसको फिर इस डाइजेस्टर टैंक में, ये डाइजेस्टर टैंक 10 से 15 फीट गहरा है, ऊपर हमने इसके फ्लोटिंग कवर रखा हुआ है ताकि गैस जब बनेगी ऊपर की तरफ तो यह गैस जो है इस कवर को उठा देगी, नहीं तो ब्लास्ट हो सकता है या ज़्यादा गैस बन जाए. और फिर ये गैस जो है वो आउटलेट के ज़रिए लोगों तक पहुंचा दी जाती है, घरों में पहुंचा दी जाती है. और ये जो हल्का होने के बाद जो मटेरियल है उसे वापस यहाँ हम कलेक्ट कर रहे हैं और इसको खेतों में भेज दिया जाएगा. दैट कैन बी यूज्ड एज फर्टिलाइजर. सो दिस इज़ बेसिक डिज़ाइन, अ वेरी सिंपल डिज़ाइन. इस तरह से बनाई गई है कि गांव में आसानी से लोग इसको बना सके कम से कम खर्चे में, और गांव की महिलाएं बच्चे तक इसमें आसानी से मटेरियल अगर इनपुट डाल देते हैं यहाँ पर, तो वह गोबर, सेलुलोज कचरा वगैरह जो भी खेतों का निकला हुआ है, पानी मिला के उसको यहाँ छोड़ दिया जाएगा, ये नीचे पहुँच जाएगा, बायोगैस बनेगी जिसको ले जाएंगे, और जो बचा हुआ मटेरियल है उसको इधर से खेतों में पहुँचा दिया जाएगा. सो आई होप you got some basic inputs of sewage treatment plant and the biogas plant. These two topics are very important, तो इसे आप रिवाइज करें. थैंक यू.